साकार, शेफाली एंड पंकज, इन चारों ने केस लो पढ़े हैं। और किसी ने पढ़े हैं? बोलिए भाई। अंशु, प्राची, समृद्धि, शुभम, तुषार, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? केस लो। नहीं सर, घर का कंस्ट्रक्शन भैया ऐसे बहाने देखो, हर चीज जो आपकी सक्सेस को रोक रही है वो एक्सक्यूज ही है। अब आपके ऊपर है भैया, क्या करना चाहते हो। रोजाना मैं तो बहस नहीं कर पाऊंगा ना आपसे, रोजाना मैं तो बहस नहीं कर पाऊंगा, मुझे करनी भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। आपको समझा दिया है, क्योंकि होगा क्या बाद में, फिर मैं भी डिस्कशन नहीं करूंगा केस लॉज के ऊपर। मैं एक एक लाइन क्यों पढ़ूंगा भैया आप पे? एक एक लाइन पढ़ने का मतलब कब निकलता है, जब आप लोग उसको पढ़ के आएंगे। अगर आप लोग ही उसको पढ़ के नहीं आ रहे हैं, आप ही अपने सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो एग्जाम के लिए तो इतना ही काफी है। मैं आपको कह दूंगा कि राज वाले केस में ये कहता है, एक केस था ना राज दादरकर, ऐसा कर राज दादरकर करके एक केस था। अब मैं कह दूंगा उस केस में भैया ये कह रहा है, तो ठीक है बात करते हैं। ओके, एक दो केस पढ़ने में 1 घंटा जाता है, तो अगर मैं 60 केस पढ़ाऊंगा तो मुझे 30 क्लास एक्स्ट्रा लेनी होगी। मैं ले भी लूं, मैं भी तैयार हूं लेने को भी, पर बच्चा मेहनत करे तो मैं लूं ना। अगर आप खुद ही अपने आप पे मेहनत नहीं करने को तैयार है, तो फिर क्या फायदा है कि मैं अपने 30 घंटे और उस पर लगाऊं। समझ रहे हैं? जबकि एग्जाम में तो शॉर्टकट पढ़ाने में भी काम हो जाएगा, पर मैं चाह रहा था आपको नॉलेज मिले, आपको ये समझ में आए कि पढ़ते कैसे हैं चीजें। राइट, ओके। और आप अगर केस पहले से पढ़ के आएंगे तो मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पर अगर आप पढ़ के ही नहीं आएंगे पहले से, तो मेरे शॉर्ट में बताने पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हर चीज मेरा सॉरी से काम नहीं चलता ना। सैटरडे को भी यही बात हुई थी और आज भी यही बात हुई। सैटरडे को तो चलो ये था टाइम नहीं मिला, इस बार तो सैटरडे संडे टाइम टाइम था। क्या कहेगा टीचर भी। चलिए कोई नहीं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का चैप्टर है, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, आपको एक बात बताऊं, आज तक मैंने जितने भी डायरेक्ट टैक्स के बेच लिए ना सीएमए फाइनल के, डायरेक्ट टैक्स के जितने भी बेच लिए हैं, उनमें ऑलमोस्ट मेरी क्लास 100 से 110 लेक्चर में पूरी हो जाती है। आज तक जितने भी बेच लिए हैं मैंने, 100, 110, 120 इतनी क्लास में पूरी हो जाती है मेरी क्लास। पर आपके बेच में ऐसा नहीं है, आपके बेच में इससे ज्यादा क्लास लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं या एक्स्ट्रा है सब यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। चैप्टर नंबर 5 ये बात कर रहा है सर इंटरेस्ट। किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट की बात कर रहा है सर। कौन सा इंटरेस्ट? अब देखिए यहाँ पे किस तरीके का इंटरेस्ट और कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे, तो मैं उनका पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि किस बात पे कौन सा सेक्शन लगता है। ठीक है,
सुनिए, हमें पढ़ना है सर 234A, 234B, 234C, 234D, 234E एंड 234F। पहले तो हमें ये 6 सेक्शन पढ़ने हैं, 234A, B, C, D, E, F। ठीक है, उसके अलावा हमें पढ़ना है 201, 1A, 244A। मोस्टली ये सेक्शंस हमें पढ़ने हैं, राइट। अब ये सेक्शन किस बात के हैं, थोड़ा ये समझिए। ये आपको याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बोलो हाँ यार, इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप रिटर्न लेट भरते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगता है, राइट। 234B, लोअर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कम करते हैं तो 234B लगता है आपके ऊपर, राइट। 234C, लोअर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में कम पेमेंट करते हैं तो 234C लगता है, ओके। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अपने इंटर में एक चैप्टर था ना एडवांस टैक्स, वो भी कंप्लीटली यहाँ पे कवर हो जाएगा, ओके। तो लोअर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट, या इसको डेफरमेंट भी बोलते हैं, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। अब एक बात बताइए, अगर मेरा इनकम टैक्स में रिफंड बनता है तो क्या उस रिफंड पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है? यस, आपने पढ़ा है ना अदर सोर्स के अंदर, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो उसकी बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स के रिफंड का इंटरेस्ट कहाँ है? 244A के अंदर है, राइट। अब कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि डिपार्टमेंट ने हमें रिफंड ज्यादा दे दिया, ज्यादा इन द सेंस कि मैंने रिटर्न भरी और मैंने कहा कि सर मेरा रिफंड बनता है 15,000 रुपए, उन्होंने मुझे 15,000 रिफंड दे दी। बाद में पता चला कि मेरा रिफंड 15,000 नहीं बनता, कम बन रहा था मेरा रिफंड, तो क्या वो मुझसे वापस मांगेंगे पैसे? हाँ मांग सकते हैं, उनका पैसा है। उन्होंने मुझे एक्सेस रिफंड दे दिया, ठीक है, एक्सेस रिफंड दे दिया या गलती से एक्सेस दे दिया, ये मान लीजिए, तो क्या वो मुझसे रिफंड वापस मांगेंगे? नो सर। यस, डेफिनेटली मांगेंगे। और जब रिफंड वापस मांगेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे हमसे। तो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड 234D में, ओके। दोबारा सुन लीजिए, ए रिटर्न लेट भरी, बी एडवांस टैक्स कम पेमेंट किया पूरे साल का मिला के, सी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में कम पेमेंट किया, और डी एक्सेस रिफंड जो हमें दिया है उस पर इंटरेस्ट। 244A इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, राइट। अब आइए 234E, ये है लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। अगर टीडीएस रिटर्न लेट भरते हैं तो उसकी क्या फीस लगेगी, उसके लिए है, ठीक है, लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। और 234F आपको बताया हुआ है, लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न लेट भरेंगे तो उसकी फीस लगेगी 1,000, 5,000, 10,000, याद है?
5,000 और 10,000 और जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनके 5 लिए लाख से एक ही। बताइए, यहाँ तक के सारे सेक्शन कवर हो गए। उसके अलावा एक कुछ सेक्शन और आएंगे हमें, है ना। उसके अलावा कुछ सेक्शन और कवर होंगे, जैसे 201 1A आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 221 आ जाएगा, ठीक है, जो कि एसएससी इन डिफॉल्ट और लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस और एसएससी इन डिफॉल्ट किया जाएगा। बोलो, क्लियर है? सर ये लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस और एसएससी इन डिफॉल्ट है ना, यही ये अलग सेक्शन अलग, ये वाले, ये लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस है और ये एसएससी इन डिफॉल्ट है। सर 2220 और 221 दो का एक सेक्शन, दोनों सेक्शन दोनों में में एक में डिफाइन है, एक में इंटरेस्ट है और पेनल्टी है, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखो सारी चीजें बता देंगे आपको। तो पेनल्टी और फीस भी ये इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कवर है। सब इसमें कवर कर दिया है। ये जो इसी सीरीज के है, वो अलग से पेनल्टी का एक चैप्टर और है हमारे पास, चैप्टर नंबर 10, और वो एस्केप इनकम, जो स्क्रूटनी होता है, सर्वे होता है, उन सब की बातें करता है। ये बेसिक्स है, ये रूटीन लाइफ में लगती रहती है, वो यहाँ डाल देना। ओके, चलिए अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी देखने को मिलेगी अपने को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। चलो पहले प्रोविजन बता दूं फिर क्वेश्चन पे चले। पहले प्रोविजन बता दूं फिर क्वेश्चन पे चले। यस सर। चलो, एडवांस टैक्स का प्रोविजन याद है सबको या नहीं? एडवांस टैक्स के प्रोविजन याद है या नहीं? क्योंकि देखो, ये सेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में, अभी लेटेस्ट, है ना। रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में अभी लेटेस्ट पढ़ाया है 2-3 दिन पहले ही, कि 1% इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट के अगले दिन से, और जब तक रिटर्न नहीं भर देते वहां तक लगेगा। ये पढ़ा चुका हूँ, और ये भी उसके साथ पढ़ा चुका हूँ। 2 सेक्शन आपको वहां कवर करवा चुका हूँ, राइट। तो अभी चलते हम सीधा 234B और 234C के ऊपर। सुनिए क्या कह रहे हैं 234B और C, देख लीजिए। हमें बोला था कि सर एडवांस टैक्स की बातें हैं, एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन? क्या सारे हैं? नहीं सर, सारे नहीं। एडवांस टैक्स लायबिलिटी के लिए वही लायबल है जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो, जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो, सिर्फ उसी को एडवांस टैक्स पे करना है, बाकी किसी को एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यस सर। Senior citizen who do not have BOP income, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उनकी बीओपी इनकम नहीं है, तो उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना है, नो एडवांस टैक्स। ओके, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उनकी बीएनपी से इनकम नहीं है, तो उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं सर, ये टैक्स लायबिलिटी क्या है। देखो कई बार क्या होता है, आपको प्रोविजन पूरा याद है, फिर भी आप एग्जाम में गलती कर देते हैं। कैसे? मेरी इनकम है 6 लाख,
ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरी इनकम है 6 लाख और इस 6 लाख पे मेरा टैक्स बनता है 32,500 का टैक्स। ओके, मैंने मेरा टीडीएस कटा हुआ है 25,000 रुपए। बताओ मुझे एडवांस टैक्स पे करना है या नहीं करना? इनकम 6 लाख, टैक्स बन रहा है 32,500 और टीडीएस कटा हुआ है इतना, तो मुझे क्या करना है? एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं? सर नहीं है। और कोई? सर टैक्स लायबिलिटी तो 10,000 से एक्सीड कर रही है तो है फिर। माइक पे बेटा मत बोलो ताकि बाकी लोग आंसर ना सुन पाए आपका। ठीक है, हाँ। और कोई जवाब देना चाहते हैं? लायबल है या नहीं है? ओके, तो सुनिए, हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी होती है आफ्टर टीडीएस एंड टीसीएस। तो हमारी जो टैक्स बनता है 32,500 पर 25,000 तो हमारा ऑलरेडी पे हो चुका है, तो हमारी लायबिलिटी 7,500 ही। इसको हम देखेंगे, ये 10,000 से एक्सीड नहीं हो रही तो नो एडवांस टैक्स। समझ गए? देखना किसको, यही तो मैटर करता है कि हमें इस अमाउंट को देखना है या हमें इस अमाउंट को देखना है। तो हमें आफ्टर टैक्स देखना है, आफ्टर टीडीएस देखना है, राइट? चलो, नेक्स्ट सुनिए। फिर बात आई कि सर जो एसएससी 44 एडी में है या 44 एडीए में है, उन लोगों को तो एक इंस्टॉलमेंट में देना है। ठीक है, और जो एसएससी बाकी कैटेगरी में है, मतलब रेगुलर प्रोविजन में है, नॉर्मल प्रोविजन में है, उन लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है, राइट? पहली इंस्टॉलमेंट कब जाती है? 15 जून को, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को, तीसरी 15 दिसंबर को और चौथी 15 मार्च। अब 15 जून को जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसके लिए आप 15 जून को इनकम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करने का मतलब पूरे साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे। 15 जून तो बीत चुका है, तो वहां तक 15 जून तक की इनकम तो आपको पता है क्या होगी है, और उसके आगे वाली आप एस्टिमेट कर लेंगे और उस एस्टिमेटेड इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये जो टैक्स आया ये तो पूरे साल का आया होगा, तो आप इस टैक्स का 15% पेमेंट कर देंगे। ये होगा आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एडवांस टैक्स ड्यू। तो डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना। पूरा कंसेप्ट होने के बाद कोई कहेगा सिर्फ दोबारा बता दो, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल साइलेंट बैठे हो, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इंटर का पढ़ा हुआ टॉपिक है फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है? दूसरे टीचर क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि सर ये तो इंटर में पढ़ा हुआ आपका, चलिए क्वेश्चन करते हैं सीधा। और यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको वैल्यू नहीं है उसकी। तो 15 जून को हमने ये कैलकुलेशन करी सर, 15 सितंबर को दोबारा देखिए। 15 सितंबर को दोबारा से इनकम एस्टिमेट करेंगे। हो सकता है ये इनकम पिछले वाली इनकम के बराबर हो
या हो सकता है उससे कम हो, या हो सकता है उससे ज्यादा में भी। तो नई इनकम उसका नया टैक्स, और इस नए टैक्स का 45% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि नए टैक्स का 45% उन तक पहुंचना चाहिए, तो जो हम ऑलरेडी पे कर चुके होंगे वो हम लेस कर देंगे, ऑलरेडी पे, ठीक है। तो जितना ऑलरेडी पे कर चुके होंगे वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। ऑलरेडी पेड क्यों किया सर? 15% भी तो कर सकते थे सीधा, नहीं 15% नहीं करेंगे हम, क्योंकि हो सकता है हमने 15% से ज्यादा पे किया हो सकता है हमने 15% से कम पे किया हो सकता है यहाँ पे इनकम कुछ और थी, यहाँ पे इनकम कुछ और है, समझ गए। तो टर्म्स एंड कंडीशन आप देखेंगे, अगर मान लीजिए सेम इनकम दे रखी है पूरे साल की और आपको टैक्स पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि पिछले इंस्टॉलमेंट में कितना दिया था, तब आप ये एजम्पशन ले सकते हैं कि पिछले इंस्टॉलमेंट में एग्जैक्टली 15% ही दिया होगा, ठीक है। बट अगर पेमेंट अमाउंट दे रखा है तो आपको एक्चुअल अमाउंट लेना है जितना पेमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सर ये हो गया कि 15 सितंबर को पूरे साल की मेरी जो इनकम थी एस्टिमेटेड, उस इनकम में जितना टैक्स बन रहा था मुझे उसका 45% गवर्नमेंट को देना था, जिसमें से 14 सितंबर तक, आप ये मान लीजिए 14 सितंबर तक मैं जितना दे चुका हूँगा वो मेरे लिए क्या होगा? ऑलरेडी पेड, तो वो मैं लेस कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना। मैं 15 जून के बाद 16 को, जुलाई में, अगस्त में भी अगर कोई पेमेंट करता हूँ तो वो भी मेरा 15 सितंबर को ड्यू तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं 45% निकाल के 14 सितंबर तक जितना पेमेंट कर दिया होगा वो सारा लेस कर दूंगा, बचा हुआ अमाउंट मेरा 15 सितंबर को ड्यू हो जाएगा। ओके सर यस। सर जो ये इनकम एस्टिमेट करते हैं अपन, तो जैसे अभी नया ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से, अपन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 बेटा अप्रैल एक सेकंड होल्ड कर, ऑफ कर दूं, आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। हाँ जी अब बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जैसे अपन इनकम एस्टिमेट करेंगे, तो ये 15 जून वाली जो इनकम एस्टिमेट करेंगे अपन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो ये अपन अप्रैल से 15 जून तक की जो अपन ने अभी तक अर्न किया, पूरे साल अप्रैल सर अभी हम नया कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम एक बार तो वही देखेंगे ना कि हमने अप्रैल से 15 जून तक क्या कमाया है, फिर उसके बेस पे एस्टिमेट करेंगे, है ना। और फिर जब 15 सितंबर को हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर वापस से पूरे ईयर का करेंगे या फिर ये 3 महीने छोड़ देंगे? नहीं, सब हर इंस्टॉलमेंट में पूरे साल का एस्टिमेशन होगा। ओके सर। हर ईयर में पूरे साल का एस्टिमेशन होगा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तो ओवरऑल है ना। आप ऐसे समझो इसको, हम कोई मंथली टैक्स नहीं दे रहे, हम कोई क्वार्टरली टैक्स नहीं दे रहे, हम एनुअल टैक्स का कुछ हिस्सा पहले से देखते हैं। हाँ। तो कैलकुलेशन हमेशा एनुअली होगी। ओके सर। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, चीजों को रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं कि सर आपने हमें बताया था यहाँ पे 15%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 25% पेमेंट कर देना। अरे सिचुएशन मैटर करेगी ना, हर सिचुएशन में एक आंसर नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में कितना टैक्स पे किया है, तो आपको अजम्पशन ये लेनी है कि जितना ड्यू हुआ उतना पे कर दिया। तो 15 में 15 पे कर दिया, तो 45 माइनस क्या कर देते थे हम? 15, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 75 ड्यू होगा तो हम कहेंगे 75 माइनस 45 तो पहले इंस्टॉलमेंट में दे दिया होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे लेते थे 30, ठीक है, ये आता था 30, ठीक है। यहाँ पे कहते थे 100 पेमेंट करना था पर 75 तो ऑलरेडी कर दिया होगा, तो इसलिए 25। वो इस तरीके से आता, एक चीज। दूसरी बात, अगर इनकम चेंज नहीं हो रही है तो ही ये सिचुएशन बनती है, वरना ये सिचुएशन नहीं बनती है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आप इसको अभी जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करो। ये चाहे लंबा पड़े आपके थोड़ा सा, पर ये कभी भी सारी कंडीशन में फिट हो जाएगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, समझ लो। अभी जो मैं तरीका लिखा रहा हूँ ये आप याद करें, तो ये आपको चाहे इनकम सेम हो, चाहे इनकम चेंज हो रही हो, चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, चाहे कम हुआ हो चाहे ज्यादा हुआ हो, सब पे फिट हो जाएगा ये मामला, ठीक है। चलिए, तो 15 दिसंबर को आप दोबारा एस्टिमेट करेंगे सर इनकम, दोबारा टैक्स निकालेंगे। अब मुझे इस टैक्स का 75% गवर्नमेंट तक पहुंचाना था, ठीक है।
तो मैं लेस कर दूंगा उसमें से ऑलरेडी पेड, कि सर मैंने इतना तो आपको ऑलरेडी दे दिया है, अब जो इस इंस्टॉलमेंट में दिया था वो भी, और जो इस इंस्टॉलमेंट में दिया था वो भी, इवन 14 दिसंबर तक जो भी पे किया वो सब लेस कर देंगे। तब हमारे पास 15 दिसंबर को पे करने वाला ड्यू अमाउंट निकल के आएगा। ओके, बट एडवांस टैक्स मतलब 15 दिसंबर तो ड्यू डेट है, तो अपन 15 सितंबर टू 15 दिसंबर कभी भी फाइल कर सकते हैं। दोबारा बोलो एक बार। सर जो 15 दिसंबर वाली जो ड्यू डेट है सर, उसको अपन 15 सितंबर टू 15 दिसंबर कभी भी फाइल कर सकते हैं। नहीं, फाइल नहीं है एक्चुअली, दिस इज ओनली पेमेंट, इसमें कुछ फाइल नहीं होता है। हाँ सर, तो पेमेंट आप फिर 14 दिसंबर को बोल रहे हो। मैं 14 क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा देखो, मैं 14 इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे तुमको 1 लाख रुपए देने हैं, ध्यान से सुनो, मुझे तुमको 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और उस 1 लाख रुपए की ड्यू डेट क्या है? 1 अगस्त। अब रिकॉर्ड मत कर लेना कि सर आपने कहा था 1 लाख देने हैं, ठीक है। 1 अगस्त को मान लो मुझे आपको 1 लाख रुपए देने थे, ठीक है। अब मुझे लगा यार एक साथ इतना पेमेंट मेरे पास नहीं होगा, तो मैं अभी से डेली आपको, मैंने कभी 10,000 दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 25,000 दे दिया, ऐसे देना स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, अब ऐसे देते 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 मान लीजिए 31 जुलाई तक मैं आपको 95,000 दे चुका हूं, तो बताइए 1 तारीख को मेरा ड्यू अमाउंट क्या होगा? आप मुझसे 1 लाख मांगोगे या 5,000 मांगोगे? 5,000। बस, तो सेम वही चीज है, यहाँ पे ये ड्यू डेट फिक्स की गई है, ये ड्यू डेट फिक्स की गई है। अब इस ड्यू डेट पे तो मैं आपसे मांगूंगा, मतलब गवर्नमेंट आपसे मांगेगी, अगर आपको लगता है कि मुझे पहले देना है तो पहले दे दो। अब जो अमाउंट पहले दे दोगे वो ड्यू होगा क्या इस डेट पे? नहीं, वो ड्यू ऑलरेडी पे हो चुका है। गवर्नमेंट चाहती है मेरे पास 75% आए, आप कहोगे भैया मैं तो ऑलरेडी 70% दे चुका हूँ, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ठीक है 5% दे दो, ये तो बोलेगी। ओके सर। तो इसलिए हम पहले दिन तक का लेस कर देते हैं, फिर बचेगा 15 दिसंबर। अब क्यों, आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या मेरा इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाएगा? मान लो मैं कहता हूँ कि नहीं सर 1 लाख ही ड्यू करेंगे हम, तो 1 लाख ही ड्यू किया, और ये 1 लाख को चुकाने में एक दिन लेट हो गया मुझे, 5,000 को चुकाने में, तो क्या 5,000 की वजह से 1 लाख में इंटरेस्ट लग जाएगा? यस सर। तो गलत हो जाएगा ना। दैट्स व्हाई ड्यू अमाउंट कितना होगा? ड्यू डेट को जितना बाकी है वो होगा, ऐसे मान लो ड्यू डेट को जो बाकी है उतना ही ड्यू होगा, ठीक है। आइए सर, एस्टिमेटेड इनकम अगेन 15 मार्च को, ओके, अगेन टैक्स निकालेंगे। अब ये टैक्स हमें चाहिए 100%, तो 100% मतलब ठीक है, जितना ऑलरेडी दे चुके हो वो तो लेस कर ही लो, जो बचा है वो 15 मार्च को आपको पे करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर मैं कोई पेमेंट मान लो 28 मार्च को करता हूं तो क्या ये एडवांस टैक्स है? अगर मैं कोई पेमेंट 28 मार्च को करता हूं तो क्या ये एडवांस टैक्स है? 28 मार्च 21 की बात कर रहा हूं, 15 मार्च को ड्यू हुआ, ठीक है, मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं 28 मार्च को पेमेंट करता हूँ, क्या 28 मार्च को पेमेंट किया हुआ एडवांस टैक्स माना जाएगा? यस, डेफिनेटली माना जाएगा। ये लूप, अपने जो कॉन्सेप्चुअल लूप होल्स है ना, इनको खत्म करो। अपनी कॉपी के हेडिंग जो ऊपर पेज के ऊपर जगह है ना, वहां लिख लो एनी टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स का कंसेप्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में पे करना होता है, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया तो उसे एडवांस टैक्स बोलेंगे, ऐसा ही तो होता है। अब प्रीवियस ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलेगा, तो आप इस पीरियड के दौरान कहीं पे भी पे कीजिए, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। ड्यू डेट तो इसलिए बोली है कि एक डेट फिक्स कर दो भैया, उस दिन हम आपसे मांगेंगे, नहीं दोगे तो इंटरेस्ट नहीं।
सर मतलब है ना, ये 28 मार्च को या 15 मार्च के बाद कभी भी पे करता है तो फिर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? वो देना ही पड़ेगा। 15 के बाद पेमेंट करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर इससे मतलब ये नहीं है कि वो एडवांस टैक्स नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये दो चीजें हैं, आप समझो बात। दो चीजें हैं, एक चीज समझना आप बात। एक होता है वो टर्म, टर्म मतलब वो पेमेंट। आप मुझे फीस, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि भैया रजिस्ट्रेशन के टाइम फीस है, आप मुझे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देते हो तो भी वो फीस है। आप मुझे उसके 10 दिन बाद देते हो तो भी वो फीस है। 20 दिन बाद देते हो तो भी वो फीस है। 1 महीने बाद देते हो तो भी वो फीस है। बोलो हाँ या ना? उसको ये थोड़ी बोल सकते कि बाद में आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं या कुछ अलग दे रहे हैं। दे तो फीस ही रहे हैं ना। यस। अब होती है इसकी एक ड्यू डेट कि भैया इतनी तारीख तक देना है, वरना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या आपको क्लास नहीं मिलेगी। तो कंसेप्ट एक चीज है और ड्यू डेट अलग चीज है। समझ गए? तो वैसे ही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आप कभी भी पेमेंट कीजिए, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। पर उस पर पेनल्टी तभी लगेगी जब आपने उसको ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया। पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है पूरे साल का झंझट नहीं चाहिए, 1 अप्रैल को जमा कर दो, अगले साल का पूरे का खत्म, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके? करवाएंगे एग्जाम्पल, सब करवाएंगे। पहले कंसेप्ट पूरा करते हैं, अभी तो कुछ कंसेप्ट हुआ ही नहीं है। चलिए आगे सुनते हैं। तो ये हो गया सर हमारा ड्यू, इतना पेमेंट हमें हर इंस्टॉलमेंट में करना है। अब बात आती है आगे कि सर मान लो हम इस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट नहीं कर पाए या कम कर पाए तो क्या होगा? तो हमें बोला गया कि सबसे पहले तो आपकी एक लिमिट देखिए। लिमिट, लिमिट का मतलब माफी, कि भाई 15% हम आपसे मांग रहे हैं। हो सकता है आपका एस्टिमेशन ऊपर नीचे रहा हो, या फिर आपने राउंड फिगर में जमा करवा दिया हो। तो यहाँ पे एक लिमिट बोली गई आपको, 12% तक भी आप पे कर दोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हालांकि मांगते हम 15% है, पर आप 15 की जगह 12 भी पेमेंट कर दो तो चलेगा, हम आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। राइट? पहली इंस्टॉलमेंट में छूट कि साल का पहला दिन है, पहला क्वार्टर है, और पहले क्वार्टर में अगर आप एस्टिमेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ठीक है राउंड फिगर में जमा करवा देते हैं, कोई बात नहीं, 12% या उससे ज्यादा दे दिया तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दूसरे में भी यही बोला। ठीक है, देखिए ये इसका 3 गुना है और ये इसका 3 गुना है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। 15 का 3 गुना 45 और 12 का 3 गुना 36। कि ठीक है 45 की जगह 36 भी दे दोगे तो चलेगा, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरे इंस्टॉलमेंट में कहा नहीं पूरा ही देना पड़ेगा, अगर पूरा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। और चौथे इंस्टॉलमेंट में भी पूरा देना पड़ेगा, पूरा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। राइट? अब सुनिए कि सर मान लो नहीं दिया तो भैया सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि तुमने कम पेमेंट कितना किया। उसको क्या कहते हैं? शॉर्टफॉल। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्टफॉल। समझ गए क्या बोलते हैं? शॉर्टफॉल। अब कैसे निकालेंगे शॉर्टफॉल? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ड्यू माइनस पेड। मैं क्या लिख रहा हूँ? ड्यू माइनस पेड। ड्यू कितना था? 15%। मैंने पे कितना किया? मान लीजिए 11%, तो शॉर्टफॉल कितना आ जाएगा? 1%। ओके? पे अगर मेरा ड्यू था 15% और मैं पेमेंट करता हूँ 11%, तो शॉर्टफॉल 1% होगा या 4% होगा? बताओ। 1%। और 1% या 4%? सर 1% तो पर मंथ का होता है। अरे वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे चलेगी। शॉर्टफॉल पूछ रहा हूँ। सर शॉर्टफॉल तो 3%। 15% में मुझे 15,000 पे करने थे, मैंने 11,000 ही पे किया, तो शॉर्टफॉल 1,000 है या 4,000 है? सर 1000।
4,000। कितना है? 4,000। अब देखो इससे कहते हैं, मुझे कई बार तो ये लगता है कि इंटर का एग्जाम दिया था क्या बाकी सब लोगों ने? सब कहने एक एक एक, कुछ लोग 1% एग्जाम दिया था या चीटिंग करी थी? अरे सामने लिखी हुई चीज में गलती कैसे कर सकते हो आप? क्या लिखा है सामने? ड्यू। कितना परसेंट, कितना ड्यू है भाई? 15%। माइनस क्या लिखा है? पेड। कितना पेड किया आपने? 11%। तो 1% कहां से आ गया बताओ? मतलब सामने फॉर्मूला लिखने के बाद भी अगर आप गलती करते हो तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मतलब आपको चीटिंग करवाने के लिए जो क्लास में टीचर आता है इन्विजिलेटर, वो अगर बोर्ड पे फॉर्मूला भी लिख दे कि लो भाई ये फॉर्मूला और कर लो चीटिंग, तो भी तुम तो गलत करके आ जाओगे। इससे लेस क्यों कर रहे हो? ये कोई लिमिट इसमें लिखा है क्या? ड्यू माइनस पेड। अब इसमें लिमिट कहां से आई बीच में बताओ? लिमिट सिर्फ इसलिए है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है। अगर आप 12,000 पे कर देते तो इंटरेस्ट नहीं लगता, पर आपने 12 पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। दैट्स इट। उसका रोल इतना ही है। बाकी तो ड्यू माइनस पेड, शॉर्टफॉल तो ये है। आई बात समझ में? अंशु, विकास, पंकज, शेफाली और निवी, इसलिए कह रहे हैं पढ़ लो, डेली मेहनत कर लो, पर क्या करें? इंटर की गलतियां अब सुधारो फाइनल में। फाइनल की कब सुधारोगे? बार बार मैं क्यों दे देखे ऐसे कि जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, ऐसे थोड़ी सुधारोगे। तो ड्यू माइनस पे 12% इज ओनली क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर इंटरेस्ट इज लेवेबल और नॉट, ऐसा कह सकते हैं। इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए 12% काम आएगा बस, बाकी 12% का कोई रोल नहीं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में लिखा है सर अगेन बस एक ही कंसेप्ट चलेगा, ड्यू माइनस पेड, ड्यू माइनस पेड और ड्यू माइनस पेड। ठीक है? कैसे? देखिए 14 दिसंबर तक जो पेमेंट किया था, क्या वो मैं ऑलरेडी कम कर चुका हूं? यहाँ पे 14 दिसंबर तक तो 14 सितंबर, सॉरी 14 सितंबर तक जो मैंने पेमेंट किया था वो तो मैं ऑलरेडी लेस कर चुका हूँ। वो तो ड्यू ही नहीं हुआ, ड्यू होने से पहले ही पेमेंट हो गया। तो अब पर्टिकुलरली ड्यू में से मैं कौन सा अमाउंट लेस कर रहा हूँ बताओ? जो मैंने 15 सितंबर को पे किया वो लेस कर रहा हूँ क्या? जो ड्यू डेट पे पे किया वही तो लेस करूंगा ना अब तो। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ड्यू माइनस पेड करते जाइए, शॉर्टफॉल आता जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वाला कंसेप्ट थोड़ा तो कंफ्यूज कर रहा है अभी भी। जैसे अब आपने भी बताया कि हम, ये तो आ गया समझ में कि 14 सितंबर तक हम कुछ भी पे करते हैं अगर तो ऑलरेडी पेड है, तो हमें नहीं करना। लेकिन अब ये ड्यू माइनस पेड में देखेंगे तो हमारा ड्यू तो 45% होता है। 45 नहीं होता, यही गलत कर रहे हो। किसने कहा 45 ड्यू होता है बताओ? कहाँ लिखा है? हमने तो लिखा है 45 माइनस ऑलरेडी पेड ड्यू ऑलरेडी होता है। पेड है सर, ये लिखा है 45 माइनस ऑलरेडी पेड ड्यू है। तो अब सर हम 15 सितंबर को कुछ पे करेंगे या नहीं करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। अब तो नहीं है, तो अगर आपने मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल पुट कर देता हूँ, मेरा टैक्स बनता है टोटल 1 लाख, ठीक है? यहाँ मुझे 15,000 पेमेंट करना था, सपोज मैंने 6,000 ही पेमेंट, ठीक है? इस दौरान बीच में मैंने 4,000 पेमेंट और कर दी, राइट? अब मैं यहाँ कहूंगा कि भैया 45,000 पेमेंट होना चाहिए था,
जिसमें से 6,000 तो आप पहले दे चुके हो और 4,000 14 सितंबर तक दे चुके हो। तो मुझे कितना पेमेंट करना है? 35,000। 5,000। अब आप कह रहे हो कि सर हम यहाँ पे करेंगे या नहीं करेंगे, तो 0 पे करोगे तो 0 कम कर दो, 10,000 पे करोगे तो 10,000 कम कर दो, पूरे पे करोगे तो पूरे पे कम कर दो। तो शॉर्टफॉल तो उसके हिसाब से आएगा ना कि आपने कितना कम पेमेंट किया। नहीं किया तो 35,000 कम किया, 10,000 किया 25,000 कम किया, इस पे हम इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है सर। 14 सितंबर तक का तो ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। अब फाइनली आप ड्यू डेट पे जो पेमेंट करोगे उसको और लेस कर देंगे। आप किसी से भी इंटरेस्ट लेने के लिए उतनी ही अमाउंट पे हकदार हो जितने अमाउंट आपका ड्यू डेट के अगले दिन बचता है। बोलो हाँ या ना। किसी भी केस में, वेदर इट इज पर्सनल लाइफ, इट इज बिजनेस और समथिंग एल्स, कुछ भी हो, आप किसी से भी इंटरेस्ट अगर चार्ज करते हैं तो क्या ड्यू डेट के अगले दिन जो अमाउंट बाकी होगा उस पे करोगे? हाँ, वरना तो सामने वाले के पास टाइम है ना ड्यू डेट तक तो देने का आपको। ओके, बोल दो। अब कोई डाउट किसी को यहाँ तक एक बार बता दो। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले लगता है 234C। ठीक है, और 234C क्या कहते हैं? 1% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ। सीधा यहाँ पे मंथ पार्ट ऑफ द मंथ नहीं है, सीधा 3 महीने का फिक्स है। तो जितना भी शॉर्टफॉल आया उसका 1% 3 महीने के लिए। हाँ, एक चीज यहाँ जरूर ध्यान रखना, इस शॉर्टफॉल में 100 रुपए में राउंड ऑफ होता है। 100 रुपए में राउंड ऑफ होने का मतलब 100 रुपए के जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको हटा देते हैं, राउंड ऑफ मत बोलो, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए मेरा शॉर्टफॉल यहाँ पे है 1140 रुपए, तो इंटरेस्ट मुझे कितने का कैलकुलेट करना है? 1100 रुपए। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे शॉर्टफॉल होता है 1180 रुपए, तो भी मुझे इंटरेस्ट कितने का कैलकुलेट करना है? 1100 रुपए। शॉर्ट साइड में करेंगे क्या हमेशा राउंड ऑफ? हाँ, हमेशा हटा देना है, फ्रैक्शन इग्नोर कर देना है, ऐसे मान लो। ठीक है। ठीक है, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि 1% निकाल रहे हैं। अब मैं अगर 1140 का 1% करूंगा तो 11 रुपए 40 पैसे आएंगे। पैसे में नहीं चाहिए हमें कैलकुलेशन, बस सिंपल सा इतना ही मतलब है। तो सीधे 11 रुपए ले लो। ठीक है, समझ गए? तो पैसे का झंझट ना हो इसलिए बोल दिया कि 100 रुपए के फ्रैक्शन में ले लो, ऊपर कितना भी हो उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे भी 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ लगा दीजिए, यहाँ पे भी 3 मंथ, और लास्ट वाले में 1% फॉर 1 मंथ। 1 मंथ क्यों? क्योंकि हमें फिलहाल 31 मार्च तक की ही कैलकुलेशन करनी है, 31 मार्च के आगे की कैलकुलेशन हमें अभी नहीं करनी है। तो 31 मार्च तक 15 दिन होते हैं, 15 दिन को हम 1 महीना मानेंगे, तो इसलिए 1 महीने की कैलकुलेशन। बोलो, बात समझ में आती है यहाँ पे? तो जो लोग 44 AD में नहीं आते उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। एस्टिमेट करेंगे इनकम को, उनका टैक्स निकालेंगे 15, 45, 75, 100। और ऐसा भी याद रखें कि इनमें से लेस क्या करना है, पहली डेट तक जो पेमेंट कर दिया वो लेस कर दीजिए, तो आपके पास ड्यू अमाउंट आ जाएगा। शॉर्टफॉल निकालने के लिए ड्यू में से, ना कि 15, 45, 75, 100 में से नहीं, जितना ड्यू हुआ है उतने में से ड्यू डेट पे जितना पेमेंट हुआ उसको लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? शॉर्टफॉल निकल के आ जाएगा। उस शॉर्टफॉल पे आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इसको पढ़िएगा, कल अपन इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, राइट? अच्छा, यहाँ और सुन लीजिए, जो लोग 44 AD और ADA में आते हैं उन्हें एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, और वो इंस्टॉलमेंट आती है कब? 15 मार्च, आखिरी इंस्टॉलमेंट। सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, और एक में ही करना है तो जाहिर सी बात है कितना करना है?
100% करना है, ठीक है। तो 100% ही ड्यू होगा, 100% ही पेमेंट करना है, और अगर नहीं किया तो 1% फॉर 1 मंथ इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है ये चलेगी उनके लिए। 15 मार्च एस्टिमेटेड इनकम टैक्स, टोटल टैक्स 100% और 1% इंटरेस्ट, ओके। चलिए सर, yes. सर ये 234C में सर ये 1%